नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रूज ड्रग्स मामले में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनको क्लीन चिट दे दी है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारकर हिरासत में लिया था। एनसीबी ने आरोप लगाया था कि उसने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए एक्सटेसी की 22 गोलियां जब्त की हैं। बता दें, इस मामले में मीडिया ने दिन रात ट्रायल चलाया था और जमकर टीआरपी बटोरी थी। हालांकि इसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को झेलना पड़ा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई से सांसद के रूप में मिले उन्हें विशेष अधिकारों और हकों का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि सीबीआई ने कुछ दिन पहले कार्ति चिदम्बरम के चेन्नई, मुंबई, ओडिशा और दिल्ली स्थित घर और दफ्तरों पर छापेमारी की थी और इस दौरान उनके सहयोगियों के ठिकानों को भी खंगाला किया था। ये छापेमारी वीजा घोटाले में की गई थी। चिदम्बरम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सीबीआई की कथित छापेमारी के दौरान कुछ अफसरों ने उनके बेहद गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े स्थायी समिति के थे और वो इस समिति के सदस्य हैं। बता दें, कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार बुलाया था और उनसे वीजा घोटाले को लेकर लगातार 9 घंटे तक पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन जारी किया है। उनको ये समन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें 31 मई को दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाजिर होने को कहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने राज्य की नौकरशाही पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खुद से मंत्री पद लेने की मांग की है। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर गहलोत से मांग की कि उनको मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए और गहलोत के प्रधान सचिव कुलदीप रांका को सभी विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए। चांदना ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज भी श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना द्वारा इस्तीफा देने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। गहलोत ने कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आज सुबह संवाददाताओं से कहा कि अशोक चांदना बहुत अच्छे मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत विस्तृत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे हैं। शायद वो कुछ तनाव में हैं और इसलिए कुछ कहा है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जल्द ही बात करूंगा और देखूंगा। गहलोत ने कहा कि मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना द्वारा मंत्री पद छोड़ने की बात कहकर बम फोड़ने के बाद अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक चांदना के बयान को सीधे तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा। पूनिया ने कहा कि 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के विधायक गणेश घुघरा, रामलाल मीणा और राजेंद्र विधूड़ी के बाद अब मंत्री अशोक चांदना का सरकार के मुखिया के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जोरदार अभियान चलाकर जैसे तैसे 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर यूपी में आराम की नींद सो गई है। यहां तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उसके बाद से यूपी का दौरा नहीं किया है। हालांकि चुनाव के दौरान वो पीड़ितों से मिलने के लिए और बाकी चुनावी कार्यक्रमों में जा रही थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखकर अभियान भी चलाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने कुल 403 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल की और केवल 2.33% वोट हासिल किए। ये देश के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में सबसे पुरानी पार्टी का अब तक का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन था। यह नहीं, प्रियंका यूपी के मुद्दों पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो चुनाव से पहले और उस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न मामलों पर नियमित रूप से ट्वीट करती थीं और भाजपा सरकार को निशाने पर लेती थीं। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू को भी यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है और अभी तक उनकी जगह पर उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 2 महीने बाद भी नहीं हुई है। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। इसके साथ ही हिंदी में इंटरनेशनल बुकर तक पहुंचने की कहानी भी पूरी हो गई। बता दें, उनके उपन्यास रेत समाधि को ये पुरस्कार दिया गया है। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड ने यह पुरस्कार जीता। अंग्रेजी अनुवाद इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और इंग्लैंड, आयरलैंड में छपी किसी एक अंतर्राष्ट्रीय किताब को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। पुरस्कार जीतने के बाद गीतांजलि श्री ने कहा कि मैंने कभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने की कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ। ये एक बड़ा पुरस्कार है। मैं हैरान, प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूँ।
सरकार द्वारा कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में पाया गया है कि पंजाब और राजस्थान को छोड़कर देश भर के बाकी स्कूलों में शिक्षा का प्रदर्शन 2017 में दर्ज किए गए स्तर से नीचे गिर गया है। बता दें, कोरोना के कारण दुनिया में सबसे अधिक समय तक भारत में स्कूल बंद रखे गए, जिसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और अब उसका नतीजा देखने को मिला है। देश के 720 जिलों के 1,18,000 स्कूलों में सर्वे तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षाओं में कराए गए, जिनमें गणित, भाषा कौशल, पर्यावरण विज्ञान की समझ का परीक्षण किया गया और बेसिक सवाल पूछे गए, जिसके आधार पर अंक दिए गए। जिसके बाद पाया गया कि पंजाब और राजस्थान को छोड़कर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जितने अंक पाए वो 2017 के दौर में दर्ज राष्ट्रीय औसत से कम थे। केरल जैसे कुछ राज्यों ने 2017 की तुलना में अपने गणित के स्कोर में सुधार किया, लेकिन कुल स्कोर कम रहा। इसमें राजस्थान, पंजाब और केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे, जबकि तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अंतिम 3 स्थानों पर कब्जा किया। अगर दिल्ली की बात करें तो प्राइमरी के बच्चों में दिल्ली का प्रदर्शन लैंग्वेज, गणित और ईवीएस यानी तीनों विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे रहा। इस स्तर पर दिल्ली देश के सबसे निचले 5 राज्यों में बना। हालांकि कक्षा 8 के स्तर में इसने राष्ट्रीय औसत से बेहतर किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 58वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लोग उनके कामों, दूरदर्शिता और आज़ादी के बाद अस्त व्यस्त भारत को संभालने के लिए याद कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान की चेतावनी पर मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये फैसला 22 करोड़ लोगों के चुने हुए पार्लियामेंट सदस्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी भूल में ना रहना, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, हम कमेटी बना सकते हैं। बातचीत करना नेताओं का सबसे शानदार टूल होता है, लेकिन तुम्हारा ख्याल हो कि तुम हमें डिक्टेशन दोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, तो ये अपने घर पर करना, ये चुने हुए लोगों के साथ नहीं चलेगा। बता दें, इमरान खान ने इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ सरकार को 6 दिनों का वक्त देते हैं कि वो चुनाव का ऐलान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 6 दिनों के बाद वो एक बार फिर से इस्लामाबाद में लाखों लोगों के साथ आएंगे और यहाँ बैठेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी एक और बड़ी मुसीबत की तरह सामने आई है। बढ़ी हुई कीमतें गुरुवार शुक्रवार की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। बढ़ी हुई कीमतों के बाद पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे और डीजल 174 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के अलावा लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार को यह कड़ा फैसला ताज़ा आर्थिक हालात को देखते हुए लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाए बिना पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिलेगा और मुल्क के जो आर्थिक हालात हैं उसमें IMF से लोन लिया जाना ज़रूरी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के बाद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत विदेशी मुल्क के आकाओं के आगे झुकी हुई है और कौम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इमरान ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रूस के साथ की जा रही उनकी कोशिशों को जारी नहीं रखा है, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से महंगाई का तूफान आएगा। बता दें, इमरान खान ने मतदाताओं के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए सरकार गिरने से कुछ महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाकर उनकी कीमतों को फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी भरकम सब्सिडी देनी पड़ रही थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी 2 महीने से कम समय का बचा है और अगर पाकिस्तान में ये कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो IMF लोन देने को तैयार नहीं था। IMF ने लोन देने के लिए ज़रूरी शर्त रखी थी और अब अगर IMF मानता है तो पाकिस्तान को $3 अरब की आर्थिक राहत दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।